विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो शो है वो सबको सेलिब्रेट करने वाला शो है, क्योंकि पहली बार सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया में से जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है और भारी मतों से इस इलेक्शन को जीता है। इनसे हम पहले भी आपका तारुफ करवा चुके हैं और ये AICB के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के। पहले ये वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में बतौर ट्रेजरर काम कर रहे थे और तमाम कमेटीज के ये हेड हैं, चेयर करते हैं समय समय पर। और जो भी डिसेबिलिटी रिलेटेड लेजिस्लेशंस होती हैं तो उसमें इनका मेन योगदान रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर AK मित्तल जी, जो कि अभी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया से कोई वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन बतौर जनरल सेक्रेटरी अभी काम करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद आपने जो मुबारकबाद दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने प्राउड मोमेंट कहा, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। मेरे ख्याल से प्राउड मोमेंट से ज्यादा मेरे लिए जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम करने का मोमेंट है। दैट्स हाउ आई व्यू इट। सर, ये जानना चाहते हैं, ये कब से, क्या आपने पहले से सोच रखा था कि आपको वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना? पहले भी ट्रेजरर थे इसके, तो ये कब से मुहिम चल रही थी और क्या कुछ खास आपने सोच रखा था वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में और जनरल सेक्रेटरी बनने का? नहीं, ऐसा था वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से, तो जैसा आपने कहा मैं काफी टाइम से कनेक्टेड रहा ही हूँ। 2008 से लेके 2016 तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर रहा हूँ। तो 8 साल ट्रेजरर के रूप में के तौर पे काम करने के बाद अब मन में ये ख्याल आया कि कितने दिन ट्रेजरर के तौर पर मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, हम थोड़ा और क्लोजली सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन में आके और ज्यादा इंटीमेटली मेंबर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल का मेन रोल ही ये है आजकल कि वो मेंबर्स के टच में रहे और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनके जो कोई बातें हों तो उन बातों को एड्रेस करे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि जरा रुपए पैसे से हटके डायरेक्टली मेंबरशिप से बात करने का मुझे मौका मिल रहा था इस पोजीशन की वजह से। तो इसलिए मैंने ये चेंज प्लान किया। जी बिल्कुल, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कितना मुश्किल होता है सर इस पोजीशन पे कॉन्टेस्ट करना और फिर जीत के आना?
कब से आपकी तैयारी चल रही थी और क्या चैलेंजेस आए आपको इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कितना मुश्किल लगता है ये इस पोजीशन के लिए वर्क करना, क्योंकि मुश्किल और चैलेंजेस तो अपने आप में केवल सोचने की बातें होती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कोई पोजीशन पर कुछ सचमुच कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर उसके बीच में जो बातें आती हैं वो तो फिर आसानी से हैंडल हो जाती हैं। और कठिनाइयां तो कोई विशेष नहीं थी। हाँ, जरूर एक कॉन्टेस्ट था जो कि हर किसी दूसरे व्यक्ति का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो भी किसी पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। ऐसा ही राइट मेरे दूसरे साथी का भी है, उसने भी कॉन्टेस्ट किया, मैंने भी कॉन्टेस्ट किया। अब जिसको मेंबरशिप में चूज किया उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। सर, ये जानना चाहते हैं आपसे कि इससे पहले कि लिसनर्स, बहुत सारे लिसनर्स अभी भी नहीं जानते हैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन है क्या, तो थोड़ा सा आप लिसनर्स को सरल भाषा में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के बारे में समझाएं, फिर हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन इंटरनेशनल लेवल पर ब्लाइंड और पार्शली साइटेड लोगों का एक तरह से केवल एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंटरनेशनल वॉइस ऑफ द ब्लाइंड एंड द पार्शली साइटेड कहते हैं। 1984 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उस समय दो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड। इन दोनों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसीलिए इसका नाम, क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाया गया, इसीलिए इसका नाम यूनियन पड़ा है, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, दो ऑर्गेनाइजेशंस का यूनियन है। तो अब इसका मेन विजन इस ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का, ये है कि अपने मेंबर्स को साथ लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्लाइंड और पार्शली साइटेड लोगों के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना। और उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमारे दुनिया भर में 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं और दुनिया भर में 6 हमारे रीजनल यूनियंस हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनमस हैं, और हम सब मिलके इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पर ब्लाइंड और पार्शली साइटेड लोगों के इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। पता नहीं सरल भाषा में हुआ है नहीं? जी, बिल्कुल सरल में आपने किया है। सर, ये बताएं कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की आपके शब्दों में और आपके व्यू में अगर मैं जानना चाहूं, कौन सी एक ऐसी बात है या अचीवमेंट है जिसने आपको अट्रैक्ट किया? देखिए, सबसे बड़ी बात जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में वो ये है कि इसने जो इंटरनेशनल लेवल पर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का स्लोगन है, जो स्लोगन है नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, उस स्लोगन को एब्सोल्युटली टू द लास्ट लेटर ट्रांसलेट किया है इनटू एक्शन। इतना ट्रांसलेट किया है कि 2016 से पहले तक तो ये हमारे यहाँ रूल था कि ट्रेजरर को छोड़ के बाकी सारे हमारे ऑफिस बेयरर्स ब्लाइंड जो ले रहे, ट्रेजरर भी ब्लाइंड ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट की वो ये कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ब्लाइंड को ट्रस्ट किया जाता है और ब्लाइंड को अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम करने का मौका दिया जाता है, केवल शब्दों द्वारा नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन करते हैं। जी सर, अभी हम जानना चाहते हैं कि आपने कुछ प्लान किया है, आपके क्या गोल्स हैं मोटे मोटे, अगर हम समझना चाहें लिसनर्स, क्या आपका मैप है, अभी क्या विजन है इसको लेके कि कौन से बड़े काम हैं जो आपको आपके कार्यकाल में करने हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का काम है ये टीम वर्क है। हमारे जितने मेन ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट,
ये सब मिलके एक टीम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टेबल ऑफिसर्स, और फिर जो हमारी 6 रीजनल यूनियंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो ये इतनी लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के अपने आप सोचने से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होता, सब मिलजुल कर करते हैं। अब आपका ये सवाल है कि मेरा क्या विजन है या क्या रोल है, तो मेरा तो सेक्रेटरी जनरल के रोल के तौर पे हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में कुछ रोल्स स्पेसिफाइड है, लिखे हुए हैं। वो 5-6 रोल्स हैं। जैसे कि पहला रोल ये है कि मेंबर्स के साथ कंटिन्यूअली इन टच रहना और उनकी जो WBU से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको अटेंड करना। दूसरा, सेक्रेटरी जनरल का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट रोल है कि जो भी हमारे मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स को कन्वीन कराना और उनको कंडक्ट करना। तीसरा हमारा रोल है कि जो भी हमारी कमिटीज और सब कमिटीज और वर्किंग ग्रुप्स बनेंगी उन कमिटीज में आपस में कोऑर्डिनेशन रखना। और चौथा हमारा रोल है कि जो हमारी 4 साल में इलेक्शन होता है, जनरल असेंबली वगैरह होती है, वो ऑर्गेनाइज करना। और 5वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो अब आने वाला है सामने, वो ये है कि अब आने वाले जो 4 साल हैं जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिनियम, उस क्वाड्रिनियम में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का प्लान क्या होगा, उस प्लान को फॉर्मुलेट करने में अपने सजेशंस देना और वो अगले 4 साल के प्लान्स को डेवलप करने के लिए हमारी मीटिंग होने वाली है 15 नवंबर से 18 नवंबर तक अमेरिका में बॉल्टिमोर शहर में, जहां पर ये जो आने वाले 4 सालों के लिए क्वाड्रिनियम प्लान जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन, वो हम तैयार करेंगे। सर ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि 190 कंट्रीज एफिलेटेड हैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के साथ, एसोसिएटेड हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है, बहुत सारी ऐसी अरब कंट्रीज भी हैं जहां पर फीमेल्स के जो अभी इक्वालिटी का इशू नहीं देखने को मिलता, एक जगह दूसरी कंट्रीज भी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और जो कन्वेंशन या यूएनओ द्वारा सर्टिफाइड या वर्ल्ड ब्लाइंड के जो प्रावधान होता है उनको मान लेती है जल्दी से, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो जहां बहुत टफ होता है सरकार को कन्विंस करना, वहां की ऑर्गेनाइजेशंस को बूस्ट करना, तो उसके लिए क्या कोई प्लान है या ये चैलेंज आप देखते हैं कि एक्चुअल में है या नहीं? देखिए, एक बात आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं, शायद मेरी बात से वो बात कन्वे नहीं हो पाई जो कुछ मैंने अभी कहा। मैंने जरूर कहा कि 190 कंट्रीज हमारे मेंबर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है कि ये 190 के 190 मेंबर्स हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि सब 190 कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और आपने मेरे चैलेंजेस की बात की थी, यही मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि सभी कंट्रीज को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, फुल पार्टिसिपेशन। पर अनफॉर्चुनेटली हम जब अभी ऑरलैंडो में मिले थे अभी अगस्त में, तो हमने एक रिव्यू किया था और हमने पाया था कि 190 कंट्रीज में से कम 44 कंट्रीज, विच इज अबाउट 25% कंट्रीज ऐसी हैं जो जिन्हें हम कहते हैं इनएक्टिव है। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना तो जरूर रहा, बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं, और यही हमारा बड़ा चैलेंज है कि इनको हम ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। अब आपका ये सवाल कि जो कंट्रीज में इक्वालिटी नहीं है, यूएन कन्वेंशन को कैसे प्रेजेंट किया जाए, तो इनइक्वालिटीज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसमें भी एक बात ये है कि कंट्री लेवल पर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मेन स्ट्रीम में यूनेस्को हो या यूनिसेफ हो या हमारे क्षेत्र में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन हो या डेफ के क्षेत्र में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ हो, कंट्री लेवल पर हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंट्री लेवल पर काम करने की जिम्मेदारी मेनली हो जाती है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि वही ग्राउंड लेवल पर होते हैं। उनको जितना हम मदद कर सकते हैं मॉरली और टेक्निकली, वो मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उनके साथ मिलकर हमारी जो रीजनल यूनियंस हैं वो भी काम करते हैं।
तो कुछ और चैलेंजेस भी हैं आपको, जहां बड़ा बड़ा जो एक चैलेंज है आपने बताया, कुछ और चैलेंजेस जो आपको लगते हैं कि टफ हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोगों को साथ रखना, हर किसी की अलग अलग कंप्लेन को सुनना, तो कई बार ये भी होता है। तो किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं? नहीं, देखिए, कंप्लेंट की बात तो ऐसी है कि अगर किसी को कोई इश्यू है तो नेचुरली उनको अपनी बात हम लोगों तक लाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि मैटर ऑफ राइट है। तो अगर उनको कोई शिकायत है, कई लोगों को होती है शिकायत, कंप्लेंट देखिए इस तरह की होती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक कंट्री में मान लीजिए 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब उनमें से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो पूरा कंट्री हमारे लिए इनएक्टिव हो जाता है। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु हमारे ही नजदीकी पड़ोसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें उसके डेलीगेशन के 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट नहीं करता है, फीस भी नहीं देता है, मेंबरशिप फीस जो हमारी है, तो उस वजह से पूरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। परंतु क्योंकि 2 में से एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, फीस भी नहीं देता, तो वो पूरी कंट्री हमारी इनएक्टिव हो गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ये बना रहे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है जो मेरा अपना नहीं है, हमारे ट्रेजरर का भी है, वो है कि जो हमारी मेंबरशिप फीस है, जो हमारी रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो मेंबरशिप फीस हमारे मेंबर्स देते रहें और रेगुलरली देते रहें, जिससे हम अपनी एक्टिविटीज को आगे चला सकें, ठीक से चला सकें, ये भी जरूरी है। और इसके लिए चैलेंज ये है कि हमें कंट्रीज को आपस में मिलकर चलना सिखाना होगा। सिखा तो हम क्या सकते हैं, पर ये बात उनके सामने लानी होगी, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं इंटरनेशनली, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की क्या वैल्यू है, ये हमें उनको क्लियरली एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं बदलता दौर टॉक शो विद आरजे दानिश महाजन, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मिस्टर AK मित्तल से। तो आपका ही मत जाइएगा, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक विद मच मोर ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। मैं आनंद आटलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। सर, 2 जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक फॉर द ब्लाइंड और ऑफ द ब्लाइंड, तो इसको आप कैसे देखते हैं दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और बतौर जनरल सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, और इन दोनों में समन्वय स्थापित करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, कहीं कहीं तो चैलेंज है बहुत बड़ा, कहीं कहीं नहीं भी है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन क्या है।
अब जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लें, उनमें एक जमाना ऐसा था आज से करीब a decade and a half back, जो ऑफ द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन थे और जो फॉर द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन थे, उनमें क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता, 36 का आंकड़ा हुआ करता था। वो आपस में मिल बैठ के बात भी नहीं कर पाते थे। और आज हालात बहुत बदल गए हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड का और उनके जो साइटेड लोगों के भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड है, वो सब मिलकर हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन पर आते हैं और मिलकर काम करते हैं। बस जहां तक WBU का सवाल है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड। हम जो फैसिलिटीज भी देते हैं, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज जो हम दे पाते हैं, उस पर पहला क्लेम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड का होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल असेंबली में पार्टिसिपेशन जो होता है, जैसे हमारी ऑरलैंडो में हुई थी, उसमें जो हम टिकट वगैरह का एक्सपेंडिचर मीट करते हैं, उसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड है वही एंटाइटल्ड होते हैं ये बेनिफिट लेने का। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लिसनर्स इंडिया के हैं। तो इंडिया में क्या आपको फॉर द ब्लाइंड और ऑफ द ब्लाइंड में कुछ चैलेंजेस दिखते हैं इनमें समन्वय स्थापित करने में? जी मैं इंडिया में तो जो चैलेंजेस हैं वो तो काफी दिनों से जाहिर है, बट अब हम उम्मीद यही करते हैं कि जितने हमारे इंडिया से वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में 3 ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड हैं। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, तो 2 तो ये ऑफ द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, और एक तीसरा है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलजुल कर काम करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। हमने वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के उसमें भी देखा ऑरलैंडो में, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस की कोई जो अगर डिफरेंसेस रहें भी हो तो वो ओपन में नहीं आने दी, और जो इश्यूज आए, जो मेजर इश्यूज आए, कंसिडरेशन के इश्यूज आए, जैसे इश्यू आया जेंडर इक्वालिटी का, जैसे इश्यू आया टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का, उसमें इन ऑफ द ब्लाइंड और फॉर द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं प्रेजेंट किए, जो अपने आप में बड़ी कमेंडेबल बात थी, जो पहले जरा कम होता था। इस पे हम बात करेंगे, जहां कंट्रोवर्सी हम थोड़ी सी छिड़ गई थी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर ये बताएं कि 2 इशू, एक्सेसिबिलिटी का इशू तो आपने बताया ही जो है, वीमेंस को लेके जो मैप है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का, वीमेंस के अधिकारों को लेके, क्योंकि जो सेक्सुअल अब्यूज है बहुत बढ़ रही है, वीमेन की सेफ्टी को लेके बहुत इशू आ रहे हैं, मीडिया थोड़ा वाइब्रेंट होने के कारण ये इश्यूज और ज्यादा पब्लिक में और मीडिया में आ रहे हैं। अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक डेफ लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर चोरी का इल्जाम लगा के। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी वाइब्रेंट हुई हैं, तो इसके लिए भी वीमेंस के लिए भी कुछ खास प्रावधान है या कुछ मैप है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में? देखिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि किसी डेफ बच्ची को पुलिस ने पकड़ लिया, इसको तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस नहीं कर सकता। ये तो नेशनल लेवल पर और उससे भी ज्यादा स्टेट लेवल पर एड्रेस किए जाने वाली बात है, और इसलिए एड्रेस किया जाने वाली बात है। हमारा, अब मैं जब बात करता हूँ, हमारा मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है 2 रूपों में। नंबर 1, एक तो ये कि जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनमें विमेन को अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन मिले, नंबर 1। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन देना ही अपने आप में काफी नहीं है, बल्कि रियल एम्पावरमेंट हो। रियल एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि उनके लिए कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तो एम्पावरमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव है। ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, बल्कि एक एक्शन प्लान में, जिसे हम कहते हैं जेंडर इक्विटी। अब इस जेंडर इक्विटी को अचीव करने के लिए इस बार हम लोग सपोर्ट ये कर रहे हैं, पहले होता था, पिछले दो टर्म से नहीं हुआ। पहले हमारा एक डाइवर्सिटी नेटवर्क बन गया था, जिसमें वुमेन इश्यूज अलग होते थे, एल्डरली इश्यूज अलग होते थे। अब हम सजेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या उसका रिस्पॉन्स होता है। अब जो हमारी
मीटिंग होगी बॉल्टीमोर में। अब हम सजेस्ट कर रहे हैं कि वुमेन के लिए एक सेपरेट एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन एक कमेटी फॉर्म की जाए, जो बहुत पहले हुआ करती थी, वुमेन्स कमेटी एट द इंटरनेशनल लेवल। उसकी एक वुमन, एक लेडी चेयरपर्सन हो और हमारे सारे रीजनल यूनियन से उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, और वो खुद बैठ के अपने लिए प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम कहते हैं इनिशिएटिव्स, हमारे प्लान ऑफ एक्शन से कहा जाता है इनिशिएटिव्स, क्या क्या वो करना चाहते हैं वो लोग डिसाइड करें और उसके अनुसार आगे एक्शन हो। तो हमारे वर्ल्ड बैंक यूनियन की तरफ से तो ये जो ब्रॉडर इश्यू है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये हम टेकअप कर रहे हैं। UNCRPD में आर्टिकल नंबर 6 में राइट्स ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज है, छोटा सा आर्टिकल है, परंतु उसमें भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उसको हम कैसे आगे बढ़ा जा सकते हैं, इस बात को बढ़ा लेने के लिए हम ये जो वुमेन्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। डिपेंड करता है कि उसका चेयरपर्सन जो खुद एक लेडी होगी वो कितनी अपनी बात को आगे बढ़ा सकने की पोटेंशियल रखती है। जी बिल्कुल। सर, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिसनर से भी लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 2 क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखता हूं। एक क्वेश्चन तो ये है कि अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह प्रमोट की जा रही है, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक यूनियन का क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, या आपका कुछ इस पे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? और दूसरा सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पेचीदा भी है। ये किसी शख्स ने ये पूछा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के साथ एफिलेटेड है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ही तमाम ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री या चाइना जैसी बड़ी कंट्री में बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब पहले, इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका सवाल था। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में एक एजुकेशन से रिलेटेड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड का, ICEVI, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और ICEVI ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका कोऑर्डिनेटर मैं था, और उस ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव थे US से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। और उस ग्रुप को हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स ने ये जिम्मेवारी दी थी कि UNCRPD का जो आर्टिकल 24 है, आपके लिसनर्स काफी एनलाइटेंड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, तो उनको आर्टिकल 24 में क्या क्या है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 24 एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 पर UN की जो कमिटी है, जिसे कहते हैं CRPD कमिटी, जो जिनेवा में है, उस कमिटी ने आर्टिकल 24 पर एक जनरल कमेंट, ड्राफ्ट जनरल कमेंट इश्यू किया। मतलब आर्टिकल 24 कैसे और क्या और कितना, इस पर उन्होंने कमेंट दिया CRPD कमेटी में। उसे जनरल कमेंट नंबर 4 कहते हैं। उसमें कहा गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कहा गया कि जो स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काउंटर हैं, अगेंस्ट हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के। उसमें कहा गया कि टीचर्स ऑफ द ब्लाइंड के लिए या डिसेबल्ड के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वो बंद हो जाने चाहिए। जो जनरल बीएड और जो जनरल बीएड हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स में ऐसे इनपुट्स इंक्लूड कर दिए जाने चाहिए जो कि जो टीचर है साइटेड या नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ डिसेबल्ड बच्चों को भी डील कर सके। उसमें कहा गया कि रिसोर्स रूम की इतनी जरूरत नहीं है, जो टीचर क्लासरूम में है वही क्लासरूम में बच्चों की स्पेशल नीड्स को, हमारे डिसेबल बच्चों की स्पेशल नीड्स को अटेंड करें। ये 5-6 बातें कही गई और मैं चाहता हूं कि आपके लिसनर्स ऐसी बातों पर ध्यान दें। ये बड़ी क्रिटिकल बात थी जो वर्ल्ड लेवल पर कह दी है। तो हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप बना मेरे कोऑर्डिनेशन में, बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ ये देखकर कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो USA और कनाडा है, उन्होंने मेरी बात से कंकर किया। और मेरी बात ये कि इंक्लूसिव एजुकेशन से हमारा विरोध नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, परंतु नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन हो, और नंबर 2
स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर ही व्यू किया जाना चाहिए। और तीसरे हमने कहा कि जो हमारे ट्रेनिंग कोर्सेस और टीचर्स और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, इसको अभी हम बंद नहीं कर सकते। अभी हमें इसे बहुत दिनों तक चलाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आइडियली आप भले ही कह दें कि बीएड लेवल पर टीचर को ब्रेल भी सिखा दो, जनरल टीचर को ब्रेल भी सिखा दो, साइन लैंग्वेज भी सिखा दो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स भी सिखा दो, ये सब चीजें सीख नहीं सकता टीचर। जनरल टीचर से मेरा मतलब है जो जनरल टीचर है, जनरल वो टीचर नहीं बनेगा, वो बनेगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जी, ये हमने बात कही। और हमने ये भी बात कही कि रिसोर्स रूम के बिना तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा ही नहीं। इसके बारे में हम लोगों ने, हम पांचों कंट्रीज के ग्रुप का बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई इस बात से कि हम लोगों ने मिलजुल कर, और हम कहीं हवाई जहाज से बैठकर कहीं नहीं गए मिलने के लिए, ईमेल से हम लोगों ने अपने व्यूज एक्सचेंज किए और उसकी बेसिस पर एक एग्रीड हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया और वो हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस यूएन कमेटी को भेजा। आपके लिसनर्स जो बहुत कंप्यूटर सेवी हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे या तो मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं उनको वो डॉक्यूमेंट दे दूंगा। अगर वो खुद भी देखना चाहें तो यूएन की जो सीआरपीडी कमेटी है, इसकी वेबसाइट पे जाएं तो उनको मिलेगा ड्राफ्ट जनरल कमेंट 4 ऑन आर्टिकल 24 ऑफ यूएन सीआरपीडी। इस पर हमारा वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और ICEVI का रिटन सबमिशन वो पढ़ के देख सकते हैं, और उसको देखकर जो उनके कमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं। तो मैंने आपसे पहले माफी मांगते हुए कहा था कि ये लंबा इश्यू हो जाए। नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये कभी कभी आप हमारे पैनलिस्ट का आना होता है और ये लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है इससे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मैं ये चाहता हूँ कि इस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हो हमारी कंट्री में, और इस पर लोग सोच के, और क्योंकि इसलिए भी फ्रेंड्स, इसलिए भी क्योंकि अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है। बिल्कुल। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर बन रही है तो उसमें अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो हमारी तरफ से केवल हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलते रहेंगे, और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टोटली उसमें निगलेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज इनके बारे में सोचिए। जो कंट्रोवर्सी है, चलती रहेंगी कंट्रोवर्सी, जो आपस में पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं भाइयों बहनों, चलते रहेंगे। पर हमारे सामने, आपके सामने इश्यूज हैं बहुत बड़े बड़े एजुकेशन के। इंक्लूसिव एजुकेशन पे इतना जोर हो रहा है, स्कूलों में कुछ नहीं है। हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट है, 6 साल से लेजिस्लेशन पड़ा हुआ है, उस पर कुछ अभी अब पता नहीं कब कुछ होगा। तो ये इश्यूज है जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जी वो दूसरा सवाल कि पीस क्यों नहीं आपने नहीं कहा, पर देखिए बात ऐसी है कि किस आधार पर चुना जाता है? जी, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के अनुसार हमारे जैसे देश से जिनकी पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन 25 करोड़ से अधिक है, वो अपने डेलीगेशन में अधिक से अधिक 10 मेंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो 10 मेंबर्स कौन होंगे, इसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की नहीं है। इसको डिसाइड करना होता है नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में मिल बैठकर वो डेलीगेशन का, जिसे कहते हैं कॉम्पोजिशन, डिसाइड करना होता है। हमारे लिए केवल, हमारी तरफ से केवल कंडीशन ये है कि 10 में से, इंडिया में 10 हैं, वैसे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं किसी डेलीगेशन में अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। 10 में से कम 30% या 33%, 1/3 विमेन डेलीगेट्स होना चाहिए। अब 10 डेलीगेट्स कहां से आएंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, या 4 से आएंगे, या 7 से आएंगे, या 8 से आएंगे? ये कंट्री के लोगों को, कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ता है। अगर वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं आपस में, तो फिर वो लिखते हैं अपने कंसर्न्ड रीजनल यूनियन के प्रेसिडेंट को, अगर वो मतभेद उनमें होता है, और फिर रीजनल यूनियन का प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। उसे भी कोई कठिनाई होती है तो वो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के सेक्रेटरी जनरल से कंसल्ट कर लेता।
अब आपने कहा ये तो तुमने इधर उधर की बात डाल दी, हमने तो सवाल ये पूछा था कि आधार क्या होता है। आधार दाने साहब, कोई आधार सबसे बड़ा ये है कि वो सचमुच ऑर्गेनाइजेशन सचमुच रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ द ब्लाइंड एंड पार्टली साइटेड पर्संस। अब वो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, वो हम वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में इतना दूर बैठ कर नहीं डिसाइड कर सकते। ये तो जिस कंट्री की बात है उसी कंट्री के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। जी, आप सुन रहे हैं बदलता दौर टॉक शो विद आरजे दानिश महाजन और यहाँ हम बात कर रहे हैं मिस्टर AK मित्तल से। तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक विद मच मोर ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड। हे भगवान, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग तो खराब होता ही है, साथ में नजरें भी। काश कोई होता जो इन्हें पढ़ समझा पाता। अरे रोहन, अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो उड़ान पर आरजे निशा लेकर आ रही है प्रोग्राम बुक वर्ड्स। रेडियो उड़ान बुक वर्ड्स। जी हाँ, मैं हूँ आरजे निशा और लेकर आई हूँ प्रोग्राम बुक वर्ड, जहाँ पर ना सिर्फ होंगी आपकी फेवरेट बुक्स, but I will also let you empathize into the souls of your favorite authors. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and re-webcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। सर, अब आपने मुद्दा छोड़ा कंट्रोवर्सीज का, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं कि कई बार क्लैरिटी लोग मांगते हैं। एशियन ब्लाइंड यूनियन के इलेक्शंस में जो कमजोर कड़ी रहे वो रहे आप। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं दो बातें रखूंगा फिर आप अपना पक्ष रखेंगे। तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी रही और ये चर्चा का मुद्दा बना रहा। खास तौर पे लोगों ने कहा कि दो सवाल थे कि एक तो ये कि जब एक बार आपको दिल्ली में पैनल में बुलाया गया जहां रोल मॉडल को चुनना था, तो उस कमेटी में आपने मना कर दिया क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अनेजा जी उसमें नॉमिनी थे। जब एशियन ब्लाइंड यूनियन के इलेक्शन हुए तो आप AICB के प्रेसिडेंट थे और बतौर प्रेसिडेंट आपने, हालांकि ये तर्क आप देंगे कि मैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का, लेकिन अगर सॉरी बतौर प्रेसिडेंट मैंने, आपने वो क्रेडेंशियल कमेटी के आप मेंबर थे वहां पे, और वो जो नेशनल डेलीगेशन मेंबर वाला मुद्दा था वो आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कंट्रोवर्सी चली इस पे आप अपना पक्ष रखें कि लोगों का ये मानना था कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए आपको रोमता जी की सपोर्ट चाहिए थे, इसलिए आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो 10.5 था आर्टिकल पॉइंट का, उसको भी आपने मान लिया। अरे बड़ा अच्छा हुआ आपने सवाल ये पूछ लिया, यहाँ पे सवाल उठा दिए। हालांकि ये जो मुख्य विषय है उससे कनेक्टेड नहीं था। मुझे कहा गया था कि बात करेंगे हम वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के बारे में और सेक्रेटरी जनरल के बारे में। पर देखिए, अगर मैंने आपको सही सुना तो पहली बात तो मुझे ये सुनाई पड़ी कि आपने कहा कि पता नहीं क्या एशियन ब्लाइंड यूनियन में मैं, और कहा मैं सबसे कमजोर लिंक रहा। ना, अगर ये मैंने सही सुना कि मैं कमजोर लिंक रहा तो ये मुझे बात समझ में नहीं है कि कमजोर लिंक आप किस रूप में कह रही हैं। जी, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि जब इलेक्शन खत्म हो गए, जब वो नेशनल डेलीगेशन मेंबर, जब वो इलेक्शन संपूर्ण हो गए, तो उसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सीज आपके ऊपर हुई कि आपने उनकी जो नेशनल मेंबर डेलीगेशन का उसको भी मान लिया क्योंकि आपको वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में वहां इलेक्शन लड़ना था। पता नहीं, वो तो इससे पता नहीं मैं कमजोर लिंक हो गया या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। दूसरी बात, आपके सवाल से मुझे कुछ ये पता लगी कि कोई रोल मॉडल का सिलेक्शन होना था जिसमें मुझे आना चाहिए था और मैं नहीं आया। आपने मना कर दिया था, आपने अच्छी पोजीशन ली थी कि मैं नहीं आऊंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा। अब मेरी बात पूरी हो जाने के तब आप बताना।
तो मेरी जगह डॉक्टर अनेजा गए उसमें। नहीं सर, आपने गलत सुना है। मैं ये कह रहा हूं कि एक जगह पे रोल मॉडल का अवार्ड मिलना था, चयन की एक दिल्ली में कमेटी बनी थी। आपने बोला था क्योंकि अनेजा जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए मैं सिलेक्शन का पार्ट नहीं रहूंगा। आपने एक मोरल स्टैंड लिया था वहां पे। वी अप्रिशिएट दैट। अच्छा, उसकी बात आप कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। वो मैंने लिख के दिया था उनको, जो कि क्योंकि मुझे उस कमेटी में, आप इतना बात कर ही रहे हो तो साफ साफ बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से क्या छुपाना। मेरी खैर उम्र भी हो गई, बहुत से आपके लिस्टर्स को मैं बच्चा भी कह सकता हूँ। वो रोल मॉडल का अवार्ड था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबल्ड के दिया जाता है, एक कैटेगरी है। उसमें मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे इंक्लूड किया गया था कमिटी में इन माय कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। तो क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था और उसके लिए मेरे पास चिट्ठी भी आई मिनिस्ट्री से, इन माय कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, तो इसलिए मैंने मिनिस्ट्री को तभी लिख दिया था कि मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हम ही ने रिकमेंड किया है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस अवार्ड के लिए, तो ऐसी हालत में मेरे तरफ से अवार्ड में कमेटी में शामिल होना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। और ये केवल एआईसीबी की बात नहीं थी, उससे 2 साल पहले मैं एक और कमेटी में था, उसमें भी एक अवार्ड के लिए रिकमेंड हुआ था एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, वो एआईसीबी नहीं था, एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी भी मैनेजिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। और तब भी मैंने मिनिस्ट्री के लिए कह दिया था कि इस कमेटी का मेंबर मैं, जब उस ऑर्गेनाइजेशन पर कंसिडर किया जाएगा उस समय मैं इसका मेंबर नहीं हूँ। और वही कंसिस्टेंट स्टैंड मैंने रोल मॉडल के मामले में भी किया था। तीसरी बात, अब आपने कहा कि ये लोग उठा रहे हैं सवाल कि एशियन ब्लाइंड यूनियन के इलेक्शन में किसी कमेटी में, क्रेडेंशियल्स कमेटी की तरफ का इशारा है, मुझे बुलाया गया था, मेंबर बनाया गया था। उसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उस कमेटी का जो मुझे मेंबर बनाया गया था, जो मेरे पास इन्विटेशन आया था, मुझे अब अनफॉर्चुनेटली मेरे 2-3 पोजीशन हैं, मुझे इनवाइट किया गया था एज ट्रेजरर वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, नॉट एज प्रेसिडेंट एआईसीबी। आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल सही है। मेरा सवाल वही है, लेकिन यहाँ पे आपने एथिकल स्टैंड क्यों नहीं लिया जो स्टैंड आपने वहां पे लिया था रोल? फिर नहीं, उसमें कोई ऐसे एआईसीबी का कोई झगड़ा नहीं था, उसमें किसी इंडिया के डेलीगेशन का कोई झगड़ा नहीं था। उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट था तो वो इंडिया से बाहर के कंट्रीज का था। अगर एआईसीबी का कोई प्रॉब्लम होती तो certainly I should have taken the same ethical stand कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन के मैटर पे मैं व्यू नहीं दे सकता। पर वो जो डेलीगेशन की बात, आप नेशनल डेलीगेशन की बात कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, वो इंडिया का था ही नहीं। नंबर टू, उस क्रेडेंशियल्स कमेटी में मैं अकेला मेंबर नहीं था। उस क्रेडेंशियल्स कमेटी में टोटल मेंबर्स 5 थे और वो कंसिडर कर रहे थे इश्यूज जिनमें से किसी का भी इंडियन डेलीगेशन से कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन सिर्फ इतना था कि उसमें से इंडिया से, उस इलेक्शन में इंडिया से एक नहीं बल्कि 2 कैंडिडेट्स थे। अब 10.5 में क्या था, 10.2 में क्या था, उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या में मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो जिनको ठीक नहीं लगा उस कमेटी का डिसीजन, उन्होंने उस पर शोर मचाया, तुरंत शोर मचाया, जोर जोर से शोर मचाया। शोर मचाने वाले भी 3-4 ही थे, 40-45 लोगों में थे। जब शोर मचा तो इंडिया से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो एआईसीबी नहीं था, जो एनएफबी नहीं था, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक डेलीगेट ने यही कह दिया कि भाई शोर क्यों मच रहा है, ऐसा कर दो, अगर क्रेडेंशियल्स कमेटी आपका रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, तो आप लोग इस सेशन के बाद
अपना रिप्रेजेंटेशन दे के मिल लेना क्रेडेंशियल्स कमेटी से। तो ये बात रखी गई क्रेडेंशियल्स कमेटी के चेयरमैन के सामने, जो चेयरमैन मैं नहीं था। क्रेडेंशियल्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि हम हमेशा तैयार हैं, अगर कुछ लोग हमारी इस डिसीजन से असंतुष्ट हैं तो वो आके हमसे कभी भी मिल लें। अब बाकी कहानी की कंट्रोवर्सी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप थे कि मुझे वर्ल्ड ब्लाइंड को रोमता जी की सपोर्ट चाहिए इसलिए मैंने किया, आपने वही स्टैंड लिया जो आपके कोलीग थे साथ में जो कमेटी। वो बात तो आपकी रह गई। हमारी बात ये जो आरोप है कि मैंने रोमता जी को सपोर्ट कर दिया क्योंकि मुझे उनकी हिमायत की जरूरत थी इलेक्शन में, तो भाई ऐसा है, मैं तो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में रोमता जी से ज्यादा समय से हूँ जी, पोजीशन ऑफ ए टेबल ऑफिसर जी। वर्ल्ड यूनियन में मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में कॉन्टेक्ट होने का मतलब यह है कि मेंबर्स में भी साहब मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उतने पूरे एशियन ब्लाइंड यूनियन में शायद किसी के हों। तो मुझे उस इलेक्शन में सक्सेसफुल होने के लिए ABC किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। और आप समझ लें, मैं जितने वोट से जीता हूं, अपना ट्रम्पेट भी बजा रहा हूं जी। उनसे बात उठाइए तो आपके सामने लाना चाहता हूं जी कि मैं जीता हूं करीब 100 वोट से। आपका 100 वोट तो कुछ नहीं होते, पर टोटल वोटर्स की केवल 250 थे जी जी जी, उसमें 100 वोट से मैं जीता हूं जी। तो ऐसी में श्योरली रोमता जी की इतनी ताकत तो नहीं हो गई कि वो मुझे 100 वोट से जिता दें। इतना तो मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो गई कि मैं रोमता जी के सहारे अपने इलेक्शन को फाइट करूं। नो आई टोटली डिनाइड। और ये आप वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में किसी से भी चेक कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, मैं देखिए मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि जो कंट्रोवर्सीज होती है जिसका कोई आधार नहीं होता, हम क्लैरिफाई उसको कर दें लिसनर्स को, ताकि अपना पक्ष बाकी जनता जनार्दन डिसाइड करती है जो भी है, लेकिन एटलीस्ट सबको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। क्या चल रहा है कि बिना मतलब कि जैसे आपने पहले खुद ही कहा कि हमें कंट्रोवर्सी में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जबकि काम की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये चीजें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होके जो कंस्ट्रक्टिव काम है उसके ऊपर हम लगे। सर अब आप सिर्फ 5 मिनट आपके लेंगे, सिर्फ 2 सवाल मेरे बाकी हैं। और एक तो हमें इतराज है कि आपने कहा कि मैं अनफॉर्चुनेटली 3-4 पोजीशन पे था। एक मिनट रुकिए जी, एक मिनट रुकिए। मैं फिर भी ये कह दूं कि ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हो चाहे ना हो, हमें कंस्ट्रक्टिव कामों में तो फिर भी लगे जाना चाहिए जी जी। अब आते जी, एक तो मैं कह रहा था कि हमें इस चीज से एतराज है इस इंटरव्यू, आपने कहा कि मैं अनफॉर्चुनेटली 3-4 पोजीशन पे हूं, वो कतई अनफॉर्चुनेट नहीं है, वो तो वन ऑफ द फॉर्च्यून है आपकी लाइफ में, और हमारे लिए भी गौरव की बात है कि जहां जहां आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल अगर मैं काम की बात पे आऊं तो सर 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जैसे आरपीडी बिल का भी अभी आपने चर्चा की, तो क्या ये सिर्फ जैसे इतने सालों से ये पड़ा हुआ है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सोच रही हैं कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज किया जाए, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो प्रोसेस एक्सेसिबल नहीं है, तो ये ऑलरेडी इतनी देर से पड़ा हुआ है, तो क्या ये वर्ल्ड ब्लाइंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही देखना होता है नेशनल लेवल को, या फिर एक समय तक अगर ऑर्गेनाइजेशंस फेल रहती हैं उस लेजिस्लेशन को पास करवाने में तो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन इस पे कोई संज्ञान लेती है? देखिए, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन इस पर सिर्फ कॉग्निजेंस ये लेती है जो एक बार लिया था वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में, कि जब लेजिस्लेशन को बिल को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के तीनों एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस कमेटी में रिप्रेजेंटेड नहीं था। तो तब हम लोगों ने वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के प्रेसिडेंट को अप्रोच किया था, जो ऑस्ट्रेलिया से एक लेडी थी, और उन्होंने हमारे मिनिस्टर को एक मेल भेजा था कि हमारे तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होना चाहिए। ये रोल बनता है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का नेशनल लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किए जाने में। लेजिस्लेशन में क्या आएगा, लेजिस्लेशन कैसे पास होगा, लेजिस्लेशन का प्रोसेस कितना एक्सेसिबल होगा, इसमें
वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन एक तरह से कोई शिकायतें सुनने की फोरम नहीं है। परंतु फिर भी अगर कोई रोल हो सकता है, अगर ब्लाइंड को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो उस बारे में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन जरूर एक्टिव हो सकती है और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन को अप्रोच किया जाना चाहिए। पर जो नेशनल इश्यूज हैं वो नेशनल लेवल पर ही रिजॉल्व होंगे। जी, लास्ट सवाल सर मेरा ये है कि एक अभी बहुत चर्चा में रहा मुद्दा दिव्यांग को लेके, तो जो अपना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें क्लियर कट इसको परिभाषित किया गया है। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली, जो आपका स्टैंड है, आपके कैसे भी इसे देख सकते हैं, चाहे बतौर जनरल सेक्रेटरी, जहाँ इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो AICB की ओर से, जहाँ अपने पर्सनल व्यू की ओर से, ये जो दिव्यांग को इतनी चर्चा हो रही है, तो इस पे आपका कैटेगोरिकली कोई स्टैंड है जहाँ आप देखते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कुछ विशी-वशी आर्ग्यूमेंट कई ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं कि हमें काम से मतलब है, हमें नाम से मतलब नहीं है? देखिए सर, मैं तो कल एक कॉलेज में था जहां मेरा एक टॉक करवाई थी कुछ हमारे बच्चों ने, वहां भी मैंने यही बात कही कि भाई देखो, पहली बात तो ये है, दूसरों की बात तो मैं जानता नहीं, मेरे पास तो कोई दिव्यांग है नहीं, और जहां तक मैं समझता हूँ शायद मेरे दूसरे साथियों के पास भी नहीं है, पर सबकी गारंटी तो मैं लेता नहीं। आई स्टिल मेंटेन कि इन बड़े बड़े टाइटल्स में दिव्यांग हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, चैलेंज्ड हो, whatever, मैं तो हम बड़ी पुरानी एक जो लिटरेचर पढ़ते थे, शेक्सपियर ने बात कही थी, व्हाट इज देयर इन अ नेम, नाम में साथ से कुछ नहीं रखा। अगर हमारी गवर्नमेंट दिव्यांग कहने के साथ साथ अपनी स्कीम्स में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज को प्रॉपर्ली एड्रेस करे, तब तो बात लगती है कि दिव्यांग की स्पिरिट हमारे प्रोग्राम्स में भी पर्कुलेट हो गई है। अगर पर्कुलेट नहीं हो पाती तो फिर तो भाई दिव्यांग कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड कह लीजिए, उससे कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं। काम होना चाहिए। आई स्टिल एग्री, जो भी पता नहीं कौन कह रहा है, बट मेरा सर्टनली व्यू ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए। ये तो सब कंट्रोवर्सीज की बातें हैं कि क्या टाइटल दोगे, दिव्यांग दोगे नहीं दोगे। मिनिस्ट्री ने दिव्यांग लिखी लिया अपने नाम के आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब, आपने तो अपना कीमती समय दिया और काफी जो डाउट्स थे उसको क्लैरिफाई किया। आपको एक बार फिर से तमाम लिसनर्स की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और होपफुली हम फिर से उम्मीद करते हैं कि जब भी आपके पास समय लगे तो आप लिसनर्स को अपनी बातों से एजुकेट करेंगे और हमें टाइम टाइम पे बताते रहेंगे क्या प्रोग्रेस हो रही है कम्युनिटी में और इंटरनेशनली लेवल पे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक रेडियो उड़ान की टीम और तमाम लिसनर्स की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मिस्टर A.K. मित्तल जी, जो कि AICB के प्रेसिडेंट भी हैं और अभी बतौर जनरल सेक्रेटरी वो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में उन्होंने इलेक्शन जीता है और कार्यरत रहेंगे। और हमने तमाम तरह के सवाल पूछे उनसे, कंट्रोवर्सीज के बारे में भी पूछा और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के काम काजों के बारे में भी जानना चाहा। अब हमें इजाजत दीजिए और फिर मिलेंगे आपको अगले संडे किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान। बदलता दौर इकलौता ऐसा शो है जो आपको डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज से रूबरू करवाता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप वेबसाइट www.radioudan.com पर लॉगिन कर सकते हैं, 9463668196 पर कॉल कर सकते हैं, danish@radioudan.com पर आप मेल कर सकते हैं और दानिश महाजन बदलता दौर पेज फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारा रेडियो उड़ान का पेज भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा और दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या।
और साथ में सुनना भी जरा मुश्किल है मेरे लिए, पर मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में हूँ। ये कहना है हैदराबाद की पायल कपूर का। मेरा काम सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। दूसरे शहरों में रहने वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ संपर्क बनाकर उनके जो कर्मचारी हैदराबाद में ट्रैवल करते हैं काम के लिए, उनके हॉस्पिटैलिटी नीड्स जिसे हम कहते हैं। 18 साल पहले ब्रेन के सेंसरी सिस्टम पर इफेक्ट हुआ था। कम से कम 2-2.5 महीने तक मैं टोटली डेफ ब्लाइंड थी। अभी भी एक कान से मैं सुन सकती हूँ, दूसरा कान अभी भी ठीक नहीं। मैं हैदराबाद के ही एक 5 स्टार होटल कृष्णा ओबरॉय में नौकरी करती थी, फ्रंट ऑफिस में, जहाँ पर मुझे 2 साल हुए थे नौकरी करते। मेरी माँ की मदद से मैंने फिर से कि उन्होंने घर के छोटे मोटे काम मेरे से कराना शुरू किया, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बाहर ले जाकर दोस्तों ने थोड़े छोटे छोटे कदम मेरे से वो डलवाए। ब्रेल मैंने लिखना पढ़ना सीखा, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सीखे, मोबिलिटी टेक्निक्स सीखी, कंप्यूटर यूज करना सीखा थोड़ा बहुत। अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना, ये चीजें जो है बहुत ही की पॉइंट है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकती है। सोशल स्किल्स बहुत जरूरी है। ना ही हस्बैंड के सपोर्ट में, ना ही पेरेंट्स के सपोर्ट में, वो सिर्फ सपोर्ट है, लेकिन जो असली अपना अस्तित्व है उस महिला में खुद में है। उस अस्तित्व को पहचान के उस शक्ति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। आपको तो धोला कुआं जाने का है ना चंपक भाई? रास्ते का नॉलेज तो होगा नहीं आपको। पहली बार दिल्ली आया हूँ, आपको पता है? मैं भी तो पहली बार आ रही हूँ, किसी से पूछना पड़ेगा। एक है तो सुधीर, अहमदाबाद का है, उसी से पूछो। अरे अंजू बहन, वो ब्लाइंड है, उसको तो खुद ही आइडिया नहीं होगा। चंपक भाई? हाँ, उसकी बहन है उमा। पहचान कौन? चंपक भाई, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा उमा, मुझको आनंद विहार से धोला कुआं पहुंचने का है, एकदम फटाफट वाला रास्ता बताओ। अरे रास्ते का आइडिया चाहिए तो सुधीर भाई ही दे सकते हैं। सुधीर भाई को पता है रास्ते का? भाई से बात कराती। भाई, चंपक भाई को धौला कुआं का रास्ता समझा दो। हाँ चंपक भाई, एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना। वहाँ से मेट्रो का मजा लेते हुए नई दिल्ली पहुँचो, वहाँ से ऑटो लो, पहले आएगा कनाट प्लेस, तीसरे कट से लेफ्ट मुड़ते ही हनुमान मंदिर आएगा, 1.5 किलोमीटर के बाद गुरुद्वारे का गोल चक्कर, वहाँ से तीसरे कट से लोहिया अस्पताल होते हुए गोल चक्कर, वहाँ से फिर तीसरा कट, अब फिर एसपी मार्ग, 3 रेड लाइट क्रॉस करते ही धौला कुआं। अब दिक्कत होगी तो मुझे फोन करना। एक एक मोड़, एक एक स्टॉप का पता है सुधीर को। मैंने गलती की, पता नहीं क्या सोचता होगा मेरे बारे में। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70-380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन।